हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर्स। फ्रेंड्स, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 9 है। इसमें आज हम क्राउन रूल का जो लास्ट एक्ट हमारा बचा था, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 का वो एक्ट, वो आज की हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जो एक्ट वाला जो टॉपिक है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा बैकग्राउंड इन एक्ट के थ्रू ही आप पढ़ोगे। इसमें कंपनी रूल भी कवर किया हुआ है, इसमें क्राउन रूल भी हमने कवर किया है। ये दो पार्ट के अंदर है। कंपनी रूल और क्राउन रूल को हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है हमारी पिछली वीडियोस के अंदर। आज जो रहेगा लास्ट पार्ट रहेगा, इसमें आज हमारा जो क्राउन रूल है पूरे का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। पहले हम इस चैप्टर की, इस टॉपिक की थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद देखना कि आप इन क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर पाओगे। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसको कवर किया था। इसके बाद में क्रिप्स मिशन आएगा, फिर कैबिनेट मिशन आएगा। फ्रेंड्स, उसको हम इस पार्ट के अंदर कवर नहीं करेंगे बिकॉज वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को कवर कर रहे हैं और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पर ही फोकस करना है। तो उस लिहाज से हमने जितने भी एक्ट करने हैं उसी को करेंगे। इसके बैकग्राउंड में जितने भी जो मिशन आए हैं, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, माउंटबेटन प्लान हो या फिर कैबिनेट मिशन हो, ये हम हिस्ट्री के पार्ट में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ, इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे क्लास के एंड में। Which of the following statements about the Indian Independence Act 1947 is not correct? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में करेक्ट नहीं है। क्या पूछा है आपको? नॉट करेक्ट। फ्रेंड्स, आपने कभी भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि आपको पूछा क्या जा रहा है। क्या आपको करेक्ट पूछा जा रहा है या फिर आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नॉट करेक्ट। जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वही आपका आंसर होगी। क्या इसमें बाउंड्री कमीशन को सेटअप किया गया था रेड क्लिफ के अंदर, या फिर इसमें दो डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किए गए थे इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो गया था इन दोनों डोमिनियन पर। कब तक के लिए? जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। गवर्नर जनरल जो था दोनों डोमिनियन के लिए, वो कौन अपॉइंट करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या इस एक्ट के रिगार्डिंग ये सभी की सभी स्टेटमेंट्स ठीक हैं या फिर कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वो आपने बताना है। अगर फ्रेंड्स आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, बिकॉज जो पीपीएससी है वो इसी तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है। अगर हम पीपीएससी के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि जो वन लाइनर हमारे एग्जाम होते हैं, चाहे जो प्री ट्रिपल एसबी बोर्ड के होते हैं, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक का हो, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर का हो, अगर आपने किसी भी टॉपिक को एक डिटेल में पढ़ा होगा तो चाहे आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको वन लाइनर आ जाए, तो आपके लिए इजी रहने वाला है। तो पहले हम देखते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स? 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम जो अंग्रेज़ हैं वो इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। कब तक? 30 जून 1948 को हम इस इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद जितनी भी पावर है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिस्पॉन्सिबल इंडियंस के हाथों में। लेकिन क्या हुआ, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। 1947 के टाइम जो इंडिपेंडेंस एक्ट जब लाया गया, उस टाइम ब्रिटिश पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि 1947 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है सो दैट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए। लेकिन क्या होता है, जब ब्रिटिश, इसमें जो मुस्लिम लीग होती है वो मना कर देती है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। क्यों मना किया था? बिकॉज उनका सीधा साधा एक ही मकसद था कि उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस असेंबली को ज्वाइन करने से।
तब क्या हुआ, एक पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हो गया, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट हो गया नेशनल कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइस रॉय थे उस टाइम, जो वाइस रॉय थे उस टाइम के लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्या किया, एक प्लान लेकर आए, वो माउंटबेटन प्लान जिसको बोलते हैं। इसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं बिकॉज 3 जून 1947 को ये प्लान लेकर आते हैं। इस प्लान में क्या था, पार्टीशन का प्लान था। ये पार्टीशन से डील करता था। इसमें क्या था कि पार्टीशन करनी थी 2 डोमिनियंस की, एक पाकिस्तान बनाना था और इंडिया बनाना था, सो दैट मैक्सिमम यूनिटी रखी जा सके। इस मोटिव से 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका काम क्या था, फ्रेम करना कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब मुसलमानों ने, जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने अपना रोष दिखाया, एजिटेशन दिखाई, तो उसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और चीज़ को क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा इस असेंबली के द्वारा, इंडिया की असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो उन पार्ट्स पर अप्लाई नहीं होगा, उन पर लागू नहीं होगा जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते, जो इस कंट्री का पार्ट नहीं बनना चाहते, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। ठीक है, वो अपने आप को सेपरेट मान सकते हैं। 3 जून 1947 को जो पार्टीशन का प्लान था, जिसे माउंटबेटन प्लान भी बोला गया, इसको लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए, जो उस टाइम के क्या थे, वाइसरॉय थे। अब हम इस एक्ट के फीचर्स को पढ़ते हैं। इस एक्ट के दौरान क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर वो ख़त्म हो गया था, उसको एंड कर दिया गया था और इंडिया को एक सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। सॉवरेन स्टेट का मतलब होता है बिल्कुल फ्री, मीन्स कि अब इंडिया के पास इतनी अथॉरिटी है वो अपने खुद की कंट्री के लिए खुद से डिसीजन ले सकती है, अब उस पर किसी और का दबाव नहीं रहेगा। तो इंडिया एक सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर हो गई थी इस एक्ट के दौरान, और जो ब्रिटिश का रूल था वो एंड हो गया था, ख़त्म हो गया था। इसमें क्या हुआ कि जो 2 इंडिपेंडेंट जो है कंट्रीज या डोमिनियन बोल सकते हैं, उसको क्रिएट किया गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। अब दोनों डोमिनियंस के पास इतना अधिकार है कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को या तो ज्वाइन कर सकती हैं या फिर उससे सेपरेट भी हो सकती हैं, सेसीड कर सकती हैं, मीन्स कि अपने आप को सेपरेट भी रख सकती हैं। कॉमनवेल्थ क्या था कि जो ब्रिटिश कंट्रीज थी इसमें काफ़ी सारी कंट्री का ग्रुप था। अब इंडिया को परमिशन दी गई कि वो भी इस ग्रुप के अंदर शामिल हो सकती है, इंडिया भी पाकिस्तान भी, और चाहे तो उनकी मर्जी है वो अलग भी रह सकती है इसमें से। 3rd पॉइंट है वाइसरॉय की जो ऑफिस थी उसको ख़त्म कर दिया गया, वाइसरॉय की जो पोस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पर जो गवर्नर जनरल है उन्हें अपॉइंट किया गया। और जो गवर्नर जनरल है उनको अपॉइंट कौन करता था, ब्रिटिश किंग। ब्रिटिश किंग की तरफ से गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया हर एक डोमिनियन के लिए, इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन किसकी एडवाइस पर, कैबिनेट की एडवाइस पर, जो कैबिनेट बोलेगी कि इसको हमारे डोमिनियन का गवर्नर बना दो, गवर्नर जनरल, और इसको हमारे पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना दो, उसी को अपॉइंट किया गया था। किसकी तरफ से, ब्रिटिश किंग की तरफ से। इसमें क्या था कि जो मैजेस्टी थी ब्रिटेन के अंदर, जो मैजेस्टी की गवर्नमेंट थी, अब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में, ये भी आप याद रखेंगे। 4th पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियंस वर empowered टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव द राइट टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो दोनों डोमिनियन थे इंडिया और पाकिस्तान, उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब उस असेंबली के पास इतनी पावर दी गई कि वो अपनी कंट्री के लिए अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकती है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी अब तक उन्होंने एक्ट बनाए थे उनको वो डिनाई कर सकते हैं, मीन्स कि किसी भी एक्ट को वो खारिज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मीन्स कि जो 1947 का जो एक्ट है इसको भी वो चाहे तो ना माने, ये भी उनके पास पूरी पावर थी। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो 1858 का एक्ट था, इसमें वाइसरॉय की
और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट की गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठते थे और वाइसराय जो इंडिया में बैठते थे, दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम किया करते थे। लेकिन इस एक्ट में ये दोनों पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया। वाइसराय की पोस्ट को ख़त्म कर कर गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट की गई। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसकी पोस्ट को भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब वो इनके द्वारा बनाई गई किसी भी एक्टों को क्या कर सकते थे, रिपील कर सकते थे, डिनाई कर सकते थे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दोनों डोमिनियन की, इंडिया और पाक की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब उनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेशन होगी। अब उनके पास लेजिस्लेट करने की ताकत होगी अपनी अपनी टेरिटरी के लिए, जब तक कि एक नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन नहीं जाता और इन्फोर्स नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता। ब्रिटिश पैरामाउंट, जो ब्रिटिश की जो पैरामाउंट्सी थी वो भी ख़त्म कर दी गई और मीन्स के प्रिंसली स्टेट्स पर जो उनका अधिकार था ब्रिटिश का वो ख़त्म हो गया था। और जो ट्राइबल एरियाज थे उनके साथ उन्होंने जितनी भी ट्रीटीज़ की थी, एग्रीमेंट किए हुए थे, वो सभी के सभी क्या कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। बिफोर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश की जो भी ट्रीटीज़ थी, एग्रीमेंट था ट्राइबल एरिया के साथ और प्रिंसली स्टेट्स पर उनका जो भी अधिकार था वो सब सारा का सारा ख़त्म हो गया था। फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन एनी ऑफ द डोमेन और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको फ्रीडम दी गई, इतनी आज़ादी दी गई कि वो किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकती है, चाहे वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, चाहे तो वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट भी रह सकती है। और जो दोनों डोमिनियन है उसकी गवर्नेंस चलेंगी कैसे? अब तक तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ था। इसमें ये बोला गया इस एक्ट में कि जब तक हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कंट्री के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता, तब तक जो गवर्नेंस है वो कैसे होगी कंट्री की, आपकी दोनों डोमिनियन की, वो होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। और इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी कंट्रोल आप पर नहीं होगा, सारी की सारी गवर्नेंस चलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। बिकॉज अब जो मेजेस्टी थी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। पहले मोनार्क के पास इतनी ताकत होती थी कि वो किसी भी बिल को अपनी मंजूरी के लिए रिजर्व कर सकते हैं, अपनी एसेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं और उनके पास वीटो करने की ताकत थी। लेकिन अब इस एक्ट में उन मोनार्क से इस वीटो करने की ताकत को छीन कर गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ स्टेट। जैसे आज की डेट में हमारे प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के वो नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, इसी तरीके से इसमें बोला गया कि जो प्रोविंसेस के गवर्नर होंगे और इंडिया का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे वो नॉमिनल हेड माने जाएंगे स्टेट के। इसका मतलब है कि उनके पास अथॉरिटी तो होगी, लेकिन जो भी वो काम करेंगे, जितने भी वो एक्शंस डन करेंगे, वो सारे के सारे अपनी कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर हैं, उनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं, उनके एडवाइस पर ही वो काम करेंगे। मीन्स कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर भी हर एक मैटर पर वो एक्ट करेंगे। कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंसेस के गवर्नर। और इसमें बोला गया कि जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे उनके पास बहुत से रॉयल टाइटल्स थे, उनमें से जो उनका एम्पायर ऑफ इंडिया का टाइटल था वो इसमें ड्रॉप किया गया कि अब जो उनके पास जितने भी रॉयल टाइटल होंगे उनमें से कौन सा टाइटल उनके पास नहीं होगा, एम्पायर ऑफ इंडिया का। फ्रेंड्स, हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर देखा कि जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको रिक्रूट करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिस्टम है उसे स्टार्ट किया गया था। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे बोला जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। अब इस एक्ट में क्या हुआ कि वो सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंटमेंट करने का जो सिस्टम था उसको डिसकंटिन्यू किया गया और बोला गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले जो थे अपॉइंटमेंट किया करते थे सिविल सर्वेंट्स की, मीन्स के कुछ पोस्ट को वो खुद रिजर्व कर लेते थे कि इन पोस्ट पर मेरे द्वारा ही जो अपॉइंटमेंट की जाएगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। अब इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन ये बात बोली गई कि अगस्त 15, 1947 से पहले
15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी मेंबर्स को एज अ सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट किया जा चुका है वो अपनी सर्विसेज को वैसे ही कंटिन्यू रख सकते हैं, अपने सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं टिल दैट टाइम। अब हम फ्रेंड्स कुछ देखते हैं इसके बारे में कि जब हमारा इंडिया जो आज़ाद हो गया, इंडिया और पाकिस्तान बन गए, तब जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट जो आज़ाद भारत के पहले जो गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे। ब्रिटिश इंडिया के जो लास्ट वाइसरॉय थे, फाइनल वाइसरॉय थे, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन जो आज़ाद पाकिस्तान था उसके फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने थे वो कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और जो फर्स्ट जब हमारी कैबिनेट बनी थी, जो पहले इंटरम गवर्नमेंट बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद जो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी उसमें जो पहले पीएम बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको फर्स्ट होम मिनिस्टर बनाया गया। फ्रेंड जितना भी ये चार्ट है कि कौन से पोर्टफोलियो किस को दिए गए, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बने, कौन फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, ये मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगी। ये तो आपने की याद ही करना है। इसमें देखो फ्रेंड्स एक रेड क्लिफ कमीशन भी बना था, एक बाउंड्री कमीशन था जो जिसने डिसाइड करना था इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री, मीन्स कि जो डोमिनियन हमने बोले कि एक पाकिस्तान बनेगा एक इंडिया बनेगा, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है ये किसने डिसाइड करनी थी? कमीशन ने, जिसको रेड क्लिफ कमीशन बोला गया। इसको जो वाइसरॉय थे उस टाइम के लॉर्ड माउंटबेटन, उसके द्वारा इसको अपॉइंट किया गया। इसमें जो चेयरमैन थी वो थे सर साइरल रेड क्लिफ। उनके नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन। इसमें 4 मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, 4 मेंबर जो थे मुस्लिम लीग के थे। इसने ही जो है डिसाइड किया दोनों की बाउंड्री को। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक बाउंड्री लाइन खींची गई साइरल रेड क्लिफ के द्वारा ही खींची गई थी। इस लाइन का नाम क्या था? रेड क्लिफ लाइन। फ्रेंड्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बाउंड्री है उसका नाम भी क्या है? रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसे क्या बोला जाता है? मैकमोहन लाइन। फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है? इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उस लाइन को क्या बोला जाता है? फ्रेंड इसमें एक रेफरेंडम भी करवाया गया था। 6 जुलाई 1947 को एक रेफरेंडम भी करवाया गया था कि किसने कौन सी स्टेट को ज्वाइन करना है, किस डोमिनियन को ज्वाइन करना है। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसमें एक रेफरेंडम करवाया गया था जिसमें जो है उसने डिसाइड किया था पाकिस्तान को ज्वाइन करना। इस प्रोविंस ने ज्वाइन किया था पाकिस्तान को। लेकिन जो खान अब्दुल गफर खान है, ये आपने याद रखना है, खान अब्दुल गफर खान। फ्रेंड जो खान अब्दुल गफर खान है इसे फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। और इन्होंने जो है मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था इस रेफरेंडम को, मींस कि इस रेफरेंडम को टोटली इन्होंने बाइकाट कर दिया था। खान अब्दुल गफर खान ने आपने याद रखना है। अब हम इस जो हमने क्वेश्चन देखे थे पहली 2 स्लाइड के अंदर उसको सॉल्व करते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा। आई होप आप इतने एबल हो गए होंगे कि आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इज नॉट करेक्ट। अब इसके बारे में जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, जो रॉन्ग है, वो स्टेटमेंट हमने बतानी है। बाउंड्री कमीशन सेटअप किया गया था साइरल रेडक्लिफ के अंदर, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट होगी। इट प्रोवाइड्स 2 डोमिनियन स्टेटस इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल 2 कंट्री को डोमिनियन स्टेटस मिला था इंडिया एंड पाकिस्तान का, बिल्कुल सही। ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड कंट्रोल ओवर द डोमिनियन स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम। ये बोला गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहेगा इन डोमिनियंस पर, इंडिया पर भी और पाकिस्तान पर भी, तब तक जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। ऐसा कहा था? नहीं, ये गलत है।
ये बोला गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा आपके डोमिनियंस पर। आपकी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बना, लेकिन जब तक नहीं बनता तब तक जो आपकी गवर्नेंस है आपकी कंट्री की कैसे होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग होगी, ना कि कोई इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल होगा। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हो गई गलत। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन हम फोर्थ स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। गवर्नर जनरल्स फॉर बोथ डोमिनियंस वर टू हैव अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। जो गवर्नर जनरल थे दोनों डोमिनियन के लिए, उनको अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश किंग के द्वारा। बिल्कुल सही, ब्रिटिश किंग ने उनको अपॉइंट किया था दोनों के गवर्नर जनरल को, उनकी कैबिनेट, डोमिनियन की जो कैबिनेट है उनकी एडवाइस पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उन्होंने रॉन्ग पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइडेड फॉर। मीन्स की जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है इसके बारे में ये कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट है, यहाँ पर फर्स्ट आएगा, यहाँ पर सेकेंड आएगा। प्रिंसली स्टेट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट और टू ज्वाइन इधर इंडिया और पाकिस्तान। क्या प्रिंसली स्टेट्स के बाद इतनी फ्रीडम थी कि वो किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकती है, किसी इंडिया को भी पाकिस्तान को भी, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकती है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल कहा गया था इस एक्ट में। सेकेंड है बोथ द डोमिनियंस टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर ओन कंट्रीज अ कॉमन, सॉरी 3 स्टेटमेंट है। दोनों डोमिनियन जो इंडिया और पाकिस्तान है, क्या वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं अपनी अपनी कंट्रीज के लिए, ओन कंट्री के लिए। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही हो गई, पहली और दूसरी। यहाँ पर देखो सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो पहली 2 स्टेटमेंट हम श्योर हैं कि ये बिल्कुल सही है। अगर हम पहली स्टेटमेंट को ही देखें कि पहली स्टेटमेंट अगर सही हो गई तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिकॉज हमने बिल्कुल जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। यहाँ तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, लेकिन तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट इन सभी में आ रहा है तो हम इन ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है बोथ द डोमिनियंस टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर ओन कंट्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकेंड वाली स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर सेकेंड मिसिंग है तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 50-50 चांस है अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हो। द कॉमन गवर्नर जनरल इफ द बोथ द डोमिनियंस एग्रीड। इसमें क्या ये बोला गया कि आप दोनों डोमिनियन का एक कॉमन गवर्नर जनरल हो सकता है अगर आप दोनों इस बात पर अग्री करो। जैसे कि जो ब्रिटिश किंग हैं उन्होंने अपॉइंट किए थे इनके गवर्नर जनरल, ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए। लेकिन इसमें यह बोला गया कि इंडिया और पाकिस्तान अगर चाहें तो दोनों का, अगर दोनों चाहें तो दोनों का एक कॉमन गवर्नर जनरल भी हो सकता है। ये बात भी इसमें बोली गई थी। 100% ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 1, 2 एंड 3 आर राइट। तो फ्रेंड्स आज हमने हमारा क्राउन रूल कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ हम इनके 2 या 3 क्वेश्चन हर एक वीडियो के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले, आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, आपके एग्ज़ाम से पहले हम एक मैराथन सेशन भी लेकर आएंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट, जिसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी हम ऐड करेंगे और एक मैराथन सेशन भी आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। तो आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।